उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने भाषणों और उन भाषणों को बोलने के अंदाज के लिए काफी लोकप्रिय है। आज हम आपके लिए उनके हाल फिलहाल के दिए गए भाषणों की कुछ झलकियां लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले तो आज भगवान बद्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी की इस पवित्र भूमि में आकर स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि आदरणीय महेंद्र जी ने बताया, यहाँ पर पिछले वर्ष भी मुझे आप सबके बीच में इस मेले में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज फिर से आप सबके बीच में आया हूं। मैं सबको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं और आप सब लोगों ने बड़ा स्वागत और अभिनंदन भी हम लोगों का किया है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मेला बहुत ही हमारा पौराणिक व्यापारिक मेला है। 1943 में सबसे पहले ये आयोजित किया गया था। तब से लगभग हर वर्ष एक ही तारीख को, 14 तारीख को ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और 1943 से लेकर अब तक लगातार जो इसका आयोजन होता है, निरंतरता से जो आप सब लोग बड़ी धूमधाम से इस मेले का आयोजन करते हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस मेले से बहुत अपने क्षेत्र के लोगों का, आसपास के लोगों का और पहले तो तिब्बत के लोगों का भी लगातार इस मेले से जुड़ाव रहा है। और जब ये मेला प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार खुला हुआ था और हमारे यहाँ से व्यापार मुख्य रूप से हमारे भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में सभी लोगों का रहना भी था, निवास स्थान भी था और व्यापार भी था। प्रारंभ में गोचर मेले में भोटिया जनजाति के लोगों को अपने कलात्मक जो अनेकों एक से एक अच्छे उत्पाद पहले से ही जो बनाते आए हस्तशिल्प के, ऊनों के, उसने बेचने में बहुत मदद की। और देश की आजादी के बाद गोचर मेला सरकार द्वारा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित किया जाने लगा। यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे लिए बहुत ही महत्व का मेला है और हमारे राज्य के जितने भी मेले आयोजित होते हैं, उन मेलों में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से अगर किसी मेले को सर्वाधिक मान्यता है तो उसमें से हमारा गोचर का मेला है। और इसमें मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पूछता भी हूं कि कितने विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया जा रहा है, तो राज्य सरकार के अधिकांश विभाग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, मेले ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं, उसकी तरह ही होते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे साधन हो गए, बहुत सारे संसाधन हो गए। टेलीविजन पर ही हमको सब प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, इंटरनेट आसान हो गया है, संचार के साधन आसान हो गए हैं। लेकिन पहले के समय में जब ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय ये मेले एकमात्र साधन हुआ करते थे जो हम सबको एक दूसरे से मिलाने का काम करते थे, हमारे जीवन में ताजगी और उत्साह भरने का काम हमारे इस प्रकार के मेले किया करते थे। ये मेले कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको बुनने में भी बहुत मदद करता है और सामाजिक और जो व्यवहारिक दायरा है वह भी इन मेलों के माध्यम से बढ़ता आया है। हमारे देश में और विशेष रूप से उत्तराखंड में अधिकतर मेले सांस्कृतिक जो मेल मिलाप है उसका एक माध्यम रहे हैं। और गोचर का जो मेला है वो विशेष है, क्योंकि ये मेला जहां सांस्कृतिक रूप से अपनी एक छटा बिखेरता है, वहीं आर्थिकी को मजबूत करने का भी, यानी कि व्यापार को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सहायता करता है। एक और जहां इस मेले में हमारी जो झांकियां हैं वो उत्तराखंड की विशिष्ट बहुआयामी जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को दर्शाती है, वहीं हमारे सरकार के अधिकांश विभागों के द्वारा जो काम राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं या जिन कामों को किया जा रहा है
उनको दर्शाया भी और प्रदर्शित भी किया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य स्थापना के 23 साल पूरे हो गए। इन 23 सालों में हर बार चुनाव होता था, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाया करती थी। पहली बार आप सबके आशीर्वाद से हमको लगातार दूसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और डबल इंजन की जो सरकार है वो प्रदेश के विकास के हर क्षेत्र में काम कर रही है, हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है, जो राज्य का घरेलू सकल उत्पाद है उस राज्य के घरेलू सकल उत्पाद को बढ़ाना, जिसके लिए औद्योगिक विकास हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने यहां से बताया, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। हम लोगों ने भी डेस्टिनेशन उत्तराखंड, एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और भाइयों बहनों, उसको आगे बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने ये काम शुरू किया। जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। हम देश में विदेश में अनेकों स्थानों पर लोगों के बीच में गए और उनको हमने ये बताया कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, कितना एक यहाँ का जो हमारा पर्यावरण से लेकर तमाम प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ पर मैदान भी है, पहाड़ भी है, पहाड़ों में भी हम किस प्रकार के कामों को बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी भट्ट जी ने बताया कि इस बार की जो यात्रा हुई है वो यात्रा हमारी पिछले साल से 12 लाख ज्यादा हो गए अभी तक। आप सोचिए, हर साल बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के बीच में गए, हमने कहा कि आइए उत्तराखंड में आप निवेश करिए, उत्तराखंड के अंदर अपना उद्योग लगाइए, पहाड़ों में आप अपना व्यापार बढ़ाइए, उद्योगों को लगाइए। और हमारे सभी नौजवान भाई बहनों को, जो हमारे नौजवान भाई काम करने के लिए देश दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उनको हमारे घर पर ही काम मिलेगा, हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, हमारे यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी। और उस काम को बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में गए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारा सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमारे 1,25,000 करोड़ के निवेशकों के करार आ चुके हैं अभी तक। और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है और जो निवेशकों की लंबी लाइन लगी हुई है। और हमने कहा है हम उन्हीं निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के जो हित में होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन सब के लिए जो हमारा बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ ऊर्जा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से हम ध्यान कर रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद यहाँ पर जो 4 धाम सड़क परियोजना बनी, उसके कारण से पहले का समय कैसा था, अब लोग ऋषिकेश से चलते थे और बद्रीनाथ पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था 14 घंटे 15 घंटे लग जाते थे और एक दिन में यात्रा भी नहीं हो पाती थी। अब तो ऋषिकेश से चलते हैं बद्रीनाथ जी कब पहुंच गए पता ही नहीं लगता है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तो बहुत ही आसान है, वो तो 3-4 घंटे में ही पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग तक। श्रीनगर तक तो और 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्यों भरत भाई साहब, ऐसा ही है। तो इस प्रकार का काम, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम, 125 किलोमीटर की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, वो तेजी से काम हो रहा है। और ये पूरा होते ही इस क्षेत्र के लिए एक ये ऐसा काम होगा, और ये भारतवर्ष की पहली परियोजना ऐसी है जो 125 किलोमीटर की है और 104 किलोमीटर टनल पर ही जा रही है, सीधे टनलों के अंदर से जा रही है और तेजी से काम चल रहा है। जल्दी से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। निर्माणाधीन रोपवे परियोजना है। ये सब इस बात का उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को देश का विकसित राज्य बनाने के लिए ये विकल्प रहित संकल्प लेकर हम चल रहे हैं और हमने कुछ पड़ाव इसके पार कर लिए हैं और अभी बहुत सारे पड़ावों पर हमें काम करना है, पार करने हैं। हमने जो भी आप सबके समक्ष आकर जो भी आपके समक्ष हमने निवेदन रखा है या जो भी हमने वायदे किए हैं, हम उन्हें एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपसे किए गए हर एक वायदे को अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य उसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे प्रदेश के अंदर देश के अंदर हमारा प्रदेश पहला है जहां हम राज्य के अंदर हमारी माताओं बहनों को, गरीब परिवारों को एक साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी पैसे के देते हैं, यानी कि मुफ्त में हमने ये योजना चलाई है और 1,81,000 परिवारों को हम ये गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की संसद में पास हुआ है और आजाद भारत के इतिहास में ये पहला एक इतना बड़ा काम है जिसको कोई नहीं कर पाया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पास करके साबित कर दिया कि हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा से मातृशक्ति है और हमने प्रदेश के अंदर 30% का सहतीज आरक्षण हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमने भी विधानसभा में इसका विधेयक बना दिया। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो देश के अंदर बड़े लंबे समय से जिसकी मांग थी, बहुत जल्द समान नागरिक संहिता पर भी हम कानून बनाने वाले हैं। हमको जैसे ही जो है ड्राफ्ट मिल जाएगा, हमारी कमेटी जो ड्राफ्ट बनाने वाली है वो विद्वान लोगों से राय मशुरा कर चुकी है, जल्दी हम उस पर भी काम करने वाले हैं। ये जो हमारा मेला है, भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक जो मेलजोल है, इस मेलजोल को बढ़ाने का काम इस मेले के भव्य आयोजन से होता आया है। उसी को आप सबके माध्यम से भी आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको इस मेले के आयोजन के लिए, इसके शुभारंभ के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपने हमेशा मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज भी आप सबका ये प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद है कि आज अत्यधिक व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं अपने आप को आप सबके बीच में इस मेले के उद्घाटन पर अवसर पर आने से रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में आया। ये आप सबका अपनत्व है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मुझे बचपन से ही जो हमारे ये मेला है, अभी मैं भाई अजय टमटा जी से रास्ते में आते हुए हंसेश्वर धाम की बात, काली की बात, गौरी की बात, काली गंगा और गौरी गंगा की बात करते हुए यहाँ तक पहुँच रहा था, क्योंकि ये जो हंसेश्वर धाम है इस मेले के नजदीक का, वो हमेशा से मेरे भी पूर्वजों का तीर्थ स्थान रहा है। इसलिए मैं इस हंसेश्वर धाम को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ के त्योहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के मेलों को मुझे बहुत नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं तो बचपन से ही मुझे मेलों में जाने का बहुत शौक था। पहले यहाँ मेलों में जब लोग पहुंचते थे तो वो सवेरे से चलते थे, शाम को मेले में रहते थे और कई कई दिनों तक, मुझे याद है बचपन में, अब तो पता नहीं, क्योंकि अब सब समय बदल गया, अब संचार की क्रांति आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो अब मैं समझता हूँ मेले का जो स्वरूप है वो भी बदल गया। लेकिन पहले के समय में कई कई दिनों तक लोग इन मेलों में ही रहते थे, एक दिन आते थे और 10-10 दिन तक मेलों में रहते थे। तो ऐसा ये जौलजीबी का मेला होता है, तो मेलों में जाने का मुझे भी बचपन से बहुत शौक रहा है। तो इसलिए मैं जब भी जौलजीबी मेले का नाम आता है बिशनदा, तो मैं सोचता हूँ कि जो है, चाहे आप कहीं का कार्यक्रम कट जाए, थोड़ा देर भी हो जाए, लेकिन मैं
आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं भी बहुत प्रफुल्लित महसूस करता हूं, अपने आप को बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, यह मेला हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में तो अपना जो एक स्थान है, एक विशिष्ट स्थान रखता ही है। साथ ही ये भारत नेपाल वह पहले के समय में तिब्बत के जो व्यापारी थे, उस व्यापारियों को भी अपना जो व्यापार है, उस व्यापार को बढ़ाने का भी एक अवसर प्रदान करता है। पहले के समय में तो बहुत व्यापार होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। तो अब हमारे राज्य के और भारत सरकार के, राज्य सरकार के बहुत सारे जो विभाग हैं, उन मेलों में इसमें अलग अलग तरह से प्रतिभाग करते हैं। हम लोग अभी देखते हुए आ रहे थे कि बहुत सारे स्टॉल अलग अलग तरीके से लगे हैं। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यह मेला जो हमारे भारत और नेपाल की मिली जुली जो संस्कृति है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। हम जानते हैं, हमारे में नेपाल सरकार का भी और हमारे सीडीओ और वहाँ के एसपी साहब आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी से बधा हुआ भी नहीं है, वो किन्हीं दबावों के कारण से भी नहीं है। हमारा उनके साथ एक पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो लगातार और प्रगाढ़ हुई है। बीच के दिनों में जरूर मैं समझता हूं कि एक सामान्य सा वो रहा, लेकिन धीरे धीरे नेपाल में भी आज और भारत में भी जो ये संबंध है, इस संबंध को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमारी एक जैसी पूजा पद्धति है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसा हमारा, कितने मैं देखता हूं यहाँ धारचूला से, अभी इधर धारचूला है, उधर धारचूला है, इधर झूला घाट है, तो उधर कौन सा है दिसंबर? झूला घाट ही है, उधर बैतड़ी है, पंचेश्वर से लगा हुआ सारा, उधर महेंद्र नगर, धनगढ़ी, कंचनपुर, ये सारा का सारा इलाका जो वहां बनबसा खटीमा से भी इधर को आते हुए, खटीमा से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ये लास्ट बॉर्डर, जहां तक ये हमारा काली महाकाली का जो बॉर्डर है। और मैं देखता था, चूंकि बचपन में मैं तो जहां इस जनपद में पैदा हुआ तो उधर खटीमा में बड़ा हुआ, तो दोनों ही जगह मैंने देखा दिन भर में कितनी बारात नेपाल से यहाँ आती थी, भारत में आती थी और भारत से नेपाल में जाती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कई बारातें यहाँ से वहां न जाती हों। तो इस प्रकार का जुड़ाव है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो आस्था, अस्मिता और अपनेपन की ऐतिहासिक साझेदारी को अटूट शक्ति के रूप में फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हो रहा है। उत्तराखंड में जहां आदि कैलाश है, बाबा केदार हैं, वहीं नेपाल में हम सब के आस्था और श्रद्धा का स्थान भगवान पशुपतिनाथ जी विराजमान हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो संबंध है, ये जो भाव है, ये जो उभरा है, वो अद्वितीय है। उसकी मैं समझता हूं कि व्याख्या बहुत आसान नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जूलजीबी का यह मेला भारत और नेपाल के बीच अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी बढ़ाने में विशेष इसकी भूमिका रहती है और ये हमेशा विशेष काम करता है। मुझे भाइयों बहनों, मुझे आज प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक जो मेला है, ये हमारी जो विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक धरोहर है, लोक विरासत है, उसको भी कहीं न कहीं, लोक संस्कृति को भी एक संरक्षण प्रदान करता है। और आने वाली पीढ़ी जो लगातार कहीं न कहीं आज आधुनिकता के युग में आगे जा रही है, बहुत सारे नवाचार कर रही है, नए नए काम कर रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपनी जड़ों से, हमारी जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जिसके बारे में अजय टम्टा जी कह रहे थे, उससे भी जुड़े रहें, अपनी जड़ों से भी जुड़े रहने का काम ये मेला बहुत बखूबी करता है। और लोक संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, यह मैं देख रहा था वहां बड़े वाले दम्मू बजा रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो आदि कैलाश
और गुंजी दोनों ही स्थानों पर ये दम्मू भी बजाने का काम किया। वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम उनके माध्यम से हुआ। तो ये संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी में भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़नी चाहिए। यानी कि हमें पता है उत्तराखंड की और हमारे पिथौरागढ़ जनपद की सीमांत की क्षेत्र की ये जरूरत है, इसलिए इस जरूरत को पूरा करेंगे। इसीलिए हम यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं भाइयों बहनों। और मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए स्वीकृत किया है। क्या देश की आजादी के 75 साल हो गए, क्या कभी पहले किसी ने सोचा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? आप बताइए, किसी ने सोचा कि यहाँ पर 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बननी चाहिए? किसी ने सोचा क्या टनकपुर से पिथौरागढ़ की, बागेश्वर की जो हमारी रेल लाइन है उसका निर्माण कार्य होना चाहिए? तो ये सारे काम आज ही क्यों हो रहे हैं? ये काम पहले भी हो सकते थे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जिस प्रकार से लगातार अपना आशीर्वाद देते रहे हैं, आपने लगातार हमको आगे बढ़ाने का काम किया है और हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे। भाइयों बहनों, भारत नेपाल सीमा में काली नदी पर जो डबल लेन का मीटर सेतु का निर्माण हो रहा है, सीमांत गांवों में मूलभूत सेवाओं का विकास हो रहा है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी अधिक तेजी से जो विकास की योजनाएं हैं उनको लागू हम करेंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये थी हमारी खास पेशकश। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।